ओके। सभी को आवाज प्रॉपर आ रहा है? हेलो। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। तो आज का मटेरियल मेथड में हमारा टॉपिक है, जैसा कि लिंक के माध्यम से आपको भेजा जा चुका है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस। यानी कि एक आदर्श विज्ञापन अभियान की योजना, यानी उसकी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से कैसे हम उसको संपादित कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है और समझना है। तो मैंने पहले भी आप सभी को बताया है कि एक कैंपेन यानी कि अभियान योजना समयबद्ध और चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप होती है। यानी कि एक विज्ञापन योजना समयबद्ध और चरणबद्ध होती है। इसके लिए हमें निम्नलिखित बेसिक्स कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और पता होने के बाद में ही हम उसे अपने कैंपेन को बनाएंगे। क्योंकि यदि ये चीजें बेसिक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यदि इनकी जानकारी यदि आपको नहीं होगी तो आप कुछ भी कर लें, आपका कैंपेन सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी कैंपेन को सफल बनाने के लिए और उसको एक कस्टमर तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस, और इसके अंतर्गत लिखिएगा आप लोग। लिखाता जाऊंगा और बीच बीच में आपको समझाता भी जाऊंगा, और आपको यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत हैंड करके आप वहां से आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, कोई नेटवर्क इशू हो या कुछ ऐसा तो आप पूछ लीजिए हैंड करके। कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेंगे, हैंड करके आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हेडिंग आपने डाल ली होगी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस। ठीक है, तो लिखिएगा इसके अंतर्गत, विज्ञापन योजना। एक विज्ञापन योजना समयबद्ध एवं चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध और समयबद्ध टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक टाइम पीरियड होता है कि उतने समय में ही हमें उस कैंपेन को पूरा करना है, या उतने समय के लिए ये कैंपेन प्रभावी होगा, इसके बाद में नहीं। ठीक है, जैसे हमारी कुछ पॉलिसी हो गई LIC की, या कुछ बीमे की हो गई। जैसे अभी देखिए सुकन्या योजना आई थी, ऐसे बहुत सारी योजनाएं आई थी बच्चों के लिए। तो ये भी आता है कि किसी का एक बच्चा है या एक लड़की है, या दो बच्चों में एक लड़का एक लड़की है, या किसी की दो लड़कियां हैं, तो उनके लिए ये योजना है, उनके लिए ये योजना है। तो देखिए ये योजनाएं जो बनाई गई हैं, पर्टिकुलर देखिए बनाई गई हैं, किसके लिए बनाई गई हैं? चाइल्ड के लिए बनाई गई हैं। इसमें कोई भी एडल्ट नहीं भर सकता है। ठीक है, और कितने समय के लिए है? मान लीजिए 5 साल के लिए है, तो उसमें आता है कि आप 5 साल मंथली, मान लीजिए 1,000 के हिसाब से आप यदि किसी चीज को पे करते हैं 5 साल तक, तो आपको इतना अमाउंट आपको दिया जाएगा। यानी कि ये भी आपको बताया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट जमा करना है। यानी कि मान लीजिए 1,000 के हिसाब से 1 साल का हुआ 12,000,
तो 5 साल का कितना हो गया, 12 पंचे 60, 60,000 हो गया आपका। यानी 60,000 जमा करेंगे तो हम 5 साल बाद आपको इसका दूना दे देंगे, यानी कि 1,20,000। ठीक है, तो अब आपको 5 साल बाद आपको 1,20,000 रुपये आपको मिलेगा। वो पैसा आपको बॉन्ड द्वारा, आपको चेक द्वारा या डायरेक्ट आपके खाते में वहां पर पे किया जाएगा, पेरेंट्स के खाते में। जिसकी बच्ची होगी उसके पेरेंट्स के खाते में, उसका और उसका भी नाम वहाँ पे होगा, उसके नाम से भी खाता वहाँ पे मतलब ज्वाइंट होगा। ये पैसा इस बच्ची को पेरेंट्स के थ्रू यहाँ पे दिया जा रहा है। अब जब वो कभी कुछ कुछ योजनाएं जैसे कि आपकी 18 साल के लिए, 21 साल के लिए होती हैं, तो लोग जब बच्चे होते हैं तो तभी 1 साल का होता है या 0 से 1 साल का होता है, तो तभी से उसका अकाउंट खुल जाता है और फिर इसके बाद में वो पेरेंट्स पैसा जमा करते रहते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है, 18 साल या 21 साल का हो जाता है, तो उतना पैसा मान लीजिए उसके खाते में आ जाता है, उसकी पढ़ाई के लिए और उसके शादी संबंध करने के लिए या उसके जो भी जरूरतमंद है उसके लिए वो पैसा वहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये भी एक कैंपेन ही है आपका यहाँ पर कि उसको इतने समय के लिए बनाया गया, इतने मतलब इतने वर्ष के बच्चे भर सकते हैं। जैसे कि लड़कियों के लिए है कि वो लड़कों के लिए है, या किसी की एक लड़की है तो उसके लिए है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस वहाँ पर अप्लाई होती है। तो देखिए समय भी है वहाँ पर और स्टेप बाय स्टेप भी है, और वहाँ पे इसमें क्या मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या नहीं मांगते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें वहाँ पर होती है, उसका वेरिफिकेशन भी होता है। तो इस तरीके से एक स्टेप है वहाँ पर। इसी तरीके से यदि हम इसी प्रोसेस को एक मार्केटिंग के पर्पज से देखें यहाँ पर, तो हमें मार्केटिंग के पर्पज से क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, कामा जिसके लिए जिसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया, जिसके लिए एक निर्धारित निर्धारित मतलब कि एक फिक्स प्रोसेस जो होता है। ऐसा नहीं कि हम हर समय अपना प्रोसेस यहाँ पर चेंज करेंगे, नहीं। एक निर्धारित प्रक्रिया है, मतलब कि फिक्स प्रोसेस है जो हम लोग अपनाते हैं, जो हमारे उसमें स्टेप हैं 6, 7, 8, 9 या जो भी स्टेप हम उनको फॉलो करेंगे तो सर एक वही बार दोबारा स्टेप। बोलिए, नेटवर्क इशू हो गया सर। ओके, कहाँ से छूटा है? चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद सर। चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, कामा जिसके लिए जिसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया, जिसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस अपनाई जाती है या अपनाया जाता है। निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है जो इस प्रकार से है। डैश कर दीजिएगा। लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप पहला हेडिंग डालेंगे कैंपेन प्रोसेस में, एनालाइजिंग द मार्केट। एनालाइजिंग द मार्केट ऑब्लिक लोकेशंस फॉरकास्टिंग लोकेशन, और यस लगा देंगे तो लोकेशंस सर फॉर फिर से हेडिंग बोल दीजिए। एनालाइजिंग द मार्केट। एनालाइजिंग द मार्केट एनालाइजिंग द मार्केट ऑब्लिक लोकेशंस यानी कि लोकेशन फॉरकास्टिंग द मार्केट। इसका हिंदी होगा बाजार का विश्लेषण, यानी कि जो भी मार्केट है उसका यहाँ पर विश्लेषण करना।
आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? एनालाइजिंग द मार्केट यानी कि बाजार का विश्लेषण करना, यानी कि लोकेशन फॉरकास्टिंग द मार्केट। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यानी कि मार्केट्स की यहाँ पे बात हो रही है। और यदि द मार्केट को हम लोग डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, कल के जो आपको एक विज्ञापन योजना को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उसमें मैंने आपको प्राइस लिखाया था और द मार्केट भी लिखाया था, और साथ में और भी मैंने आपको वहाँ पे लिखाए थे। द फर्म भी मैंने आपको लिखाया था। तो ये कारक थे, ठीक है। तो द मार्केट यानी कि कारक भी है, देखिए द मार्केट, और उसका हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। विश्लेषण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक फैक्टर्स है। और फैक्टर्स क्यों है? कंपटीशन की वजह से, यानी कि अदर्स जो प्रतिस्पर्धी जो कंपटीटर हैं हमारे कंपनी के, वो है वहाँ पर। इसलिए मार्केट एक बहुत ही बड़ा हमारा फैक्टर बना हुआ है। तो इतना मैंने अभी आपको बताया, तो आपको क्या गेस लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट्स क्या क्या होना चाहिए? क्या है मार्केट्स? पहले तो यदि हम किसी भी डिफिनीशन के रूम में मार्केट्स को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, नेट का प्रयोग मत कीजिएगा और अपने मन से स्वतः आप आंसर को देने का प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पे आपका लेवल स्टैंड कर रहा है। हर व्यक्ति का हर बच्चे का अपना माइंड कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। यदि आप किसी अदर बुक से या आप नेट से सहायता लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो इतना तो मैंने हिंट आपको यहाँ पे दे दिया है कि मार्केट्स किया। मैंने कल भी आप लिखाया था और आज भी मार्केट्स की ही बारे में इसमें लिखना है, थोड़ा सा विस्तार से लिखना है इसमें। तो यदि आपने पढ़ा होगा कल मेरी क्लास के बाद में तो आप बता लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोग ने इसके बाद उसको पढ़ा है जो मैंने कल पढ़ाया? यस सर। हाँ, तो बताइए श्वेता, क्या है मार्केट? सर, जो भी हम लोग प्रोडक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या जो प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केट्स का मार्केट्स तो मतलब कि कैसे डिफाइन है, इतना सा बताइए। एक सिंपल से सेंटेंस में बताइए कि मार्केट से क्या होता है। यानी कि मार्केट्स क्या कहलाता है? बाजार। देखिए, हर कोई बाजार जाता है, ऐसा कोई नहीं है। यह सिपरा बताइए। सर, किसी भी चीज को आदान प्रदान करना मतलब कि जैसे हमने अगर कोई चीज ली है तो ग्राहक आएंगे, मतलब अगर हम कोई चीज लॉन्च कर रहे हैं तो इस मतलब सर, मतलब सिंपल वे में कि आदान प्रदान करना किसी भी चीज को। चलिए ठीक है। मनीषा पटेल यस सर। बताइए। सर, कल जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि द मार्केट में जो देखिए संभावित ये ग्राहक। देखिए सुन लीजिए, ये ना बताइए कि जैसा कल हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा दिया, आपने क्या समझा? अकॉर्डिंग टू मी, यानी आपको अपने अनुसार बताना है, ना कि हमारे अनुसार जो मैंने लिखा यस सर। सर, जो हम लोग प्रोडक्ट को जो लॉन्च करते हैं मार्केट में, तो है। उसमें मार्केट से ये पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट ग्राहक ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और ले रहे हैं तो किस जगह पे वो ज्यादा मतलब बिकेगा, और किस जगह पे वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। और जो बिक्री की जो मतलब एक संभावना होती है कि अगर जैसे दूसरे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर ज्यादा प्रोडक्ट वहाँ हम अपना लॉन्च वहाँ करेंगे तो वहाँ शायद हम लोगों का प्रोडक्ट कम काम करे, लेकिन अगर दूसरे एरियाज में करेंगे तो वो लोग ज्यादा उससे अट्रैक्ट होंगे। उस मार्केट में मतलब ये पता चलता है। चलिए ठीक है। प्रियंका प्रियंका, आवाज आ रही मेरी?
सर यस सर। हाँ, बताइए द मार्केट। श्वेता कुछ कह रहे थे क्या? यस सर। सर एक्चुअली वो मैं बोल रही थी कि सर मार्केट मीन्स द पीपल। इन लोगों को मतलब मार्केट में कितनी डिमांड है, मतलब पीपल्स में उस चीज की कितनी जो भी प्रोडक्ट है जो भी है उसकी कितनी मतलब खरीदने की वो है सर। मतलब मार्केट मीन्स पीपल, जिनको हम लोग देखना चाहते हैं। हम लोग मार्केट का एनालाइज करेंगे, मतलब पीपल का एनालाइज करेंगे, पीपल के बारे में मतलब इस तरीके से। ओके, नितिन। नितिन, नितिन सुन पा रहे हैं? सोनाली, सोनाली यस सर। जी बताइए। यस सर। हाँ बताइए, क्वेश्चन वही है आपसे, आपकी क्या राय है इसमें? सर मार्केट एक बायर सेलर्स कंप्यूटर से बना रहता है, इंडस्ट्रीज एरिया है, तो हमें एनालिसिस करना पड़ता है हर चीज के लिए। मार्केट से ही पता चलेगा किसी प्रोडक्ट के एनालिसिस करने के लिए, ताकि हम क्या इस एरिया से तो पता लगेगा कि प्रोडक्ट बिक रहा है नहीं बिक रहा है, कहाँ ले जाना है नहीं ले जाना है। ये सिर्फ मार्केट में ही बता सकते हैं। मार्केट में इंडस्ट्रीज हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, कंपोजर्स हैं, ओके, लोकेशन एरिया। उपासना विश्वकर्मा, उपासना विश्वकर्मा, उपासना यस सर। बताइए। सर जो हम लोग प्रोडक्ट जो सेल करते हैं तो इसका मार्केट में एक लोकेशन, मतलब जो हम लोग प्रोडक्ट अपना सामने देते हैं, मतलब जो हम सेल करते हैं तो उसकी लोकेशन। और सर मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए। देखिए, द मार्केट्स यानी कि बाजार, सीधी सी बात है, जहां पर वस्तु को, आप स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा इस उपासना। बात खत्म होने के बाद में तुरंत सबसे पहले काम है स्पीकर को ऑफ करना, जिससे क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसका विशेष ध्यान रखेंगे। और कोशिश करेंगे ऐसी जगह आप अपने घर पे बैठे जहाँ पे फैमिली के लोग ना हो, क्योंकि जब आप बताते हैं तो बैकग्राउंड में कहीं बच्चे की आवाज़, किसी अदर व्यक्ति की आवाज़ आती रहती है, तो वो डिस्टर्ब करती है लैंग्वेज में, क्योंकि सारी क्लासेस ये रिकॉर्ड होती हैं, आपकी यूट्यूब पे भी जाती है, इस वजह से। द मार्केट यानी कि बाजार, यदि हम साधारण शब्दों में उसको डिफाइन करें, बिल्कुल कम शब्दों में करें, बाजार यानी कि जहां पर किसी भी वस्तु को खरीदना और बेचना, यानी कि खरीदा जाता है और बेचा जाता है, और तो वह स्थान हमारा मार्केट है। जैसा कि सिप्रा ने इसके पहले बताया था, किसी भी वस्तु का आदान प्रदान, तो उन्होंने कहा था आदान प्रदान, वस्तु नहीं लगाया था, किसी भी वस्तु को खरीदना या बेचना, तो ये कहाँ पे होता है? बाजार में होता है, यानी कि मार्केट में होता है, तो वह स्थान हमारा मार्केट्स का है। अब इस मार्केट्स में हम क्या करेंगे? एनालाइजिंग द मार्केट, यानी कि बाजार का विश्लेषण करेंगे। इसके बाद में उपभोक्ता यानी कस्टमर, फर्म, प्रोडक्ट और जो कंपटीटर होते हैं उनके बारे में हम अपने डेटा को, यानी कि जो हमारा डाटा होता है उसको कलेक्ट करेंगे। अब वो कैसे कलेक्ट करेंगे? इस बाजार के माध्यम से।
हम बाजार में गए, हमारे एम्प्लॉयज जो हैं कंपनी के बाजार में गए और जो प्रोडक्ट हम यहाँ पर लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो ये देखते हैं सबसे पहली बात कि क्या वो स्थान हमारे प्रोडक्ट के लिए सुटेबल है, क्योंकि हमारी ये कंपनी नई है, ठीक है, नई कंपनी है, तो हमें लोकेशन का बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मान लीजिए सफिशिएंट है तो ठीक है। अब जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं वो प्रोडक्ट अदर कंपनी का वहाँ पे है पहले से। मान लीजिए हम कोई चाय दे रहे हैं, तो देखिए चाय पहले से भी मार्केट में बहुत सारी आ रही है, ठीक है, तो क्या वो चाय तो पहले हम लेंगे, उनका प्राइस क्या है, ठीक है, वो किस रेट पे सेल हो रही हैं, और दूसरा जो वो सेल हो रही हैं उनके ग्राहक कैसे पता चलेंगे, तो उनके ग्राहक हम वहाँ से पता करेंगे जहाँ से जो छोटे छोटे सब डीलर्स होते हैं, ये जो दुकानें होती है, वहाँ से पता चलेगा कि इसकी सेलिंग इतनी है, इसकी सेलिंग इतनी है, यानी कि इतने कस्टमर ने इसको लाइक किया, इतने कस्टमर ने इसको लाइक किया, तो पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट 1 2 3 यानी कि 1 से लेकर 3 स्टेप में कौन सा रन कर रहा है, यानी पहले कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऐसे। तब मुझे पता, फिर उसको हम इस्तेमाल भी करेंगे। ऐसा नहीं कि देखिए कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी है तो जो प्रोडक्ट पहले से चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। एनालाइजिंग क्या है, विश्लेषण ही है। तो हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो हमने खरीद लिया, उसको हम ले आए, उसको हमने अपने लैब में सर्च किया, इनके में क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ये चाय के दाग भी हट जाते हैं, या शर्ट हमारे डिटर्जेंट से ज़्यादा इनका साफ होता है, तो ये सब क्या है, ये सब ले जाके, ये सब ले जाके एक लैब में प्रॉपर तरीके से इसका विश्लेषण किया जाता है, एनालाइजिंग किया जाता है कि ये है तो ये है, ऐसा है तो क्यों है। तो इसके बाद में वहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो ये सब देखते हैं, तब हम देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट में ऐसा क्या करें कि हमारा प्रोडक्ट इनके बराबर या इनसे बेहतर तरीके से। तो इसी के बारे में हम इसके अंतर्गत यहाँ पर लिखेंगे, तो लिख लीजिएगा सभी लोग। एनालाइजिंग द मार्केट, पूरा हेडिंग पड़ा हुआ है आपका, अंडरलाइन कर दीजिएगा और लिखिएगा इसके बारे में। एडवर्टाइजर, एडवर्टाइजर विज्ञापन योजना के, विज्ञापन योजना के निर्माण एवं, विज्ञापन योजना के निर्माण एवं उसे संचालित करने से पहले, उसे संचालित करने से पहले संभावित बाजार, संभावित बाजार संभावित बाजार और बाजार की स्थिति का, यानी मार्केट की स्थिति, यानी कि उसकी लोकेशन का विश्लेषण करते हैं, उसकी स्थिति का विश्लेषण करते हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। पूरा फिर से। यस सर। विज्ञापनकर्ता विज्ञापन योजना के निर्माण एवं उसे संचालित करने से पहले, उसे संचालित करने से पहले संभावित बाजार और, संभावित बाजार और बाजार की स्थिति का, और बाजार की स्थिति का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, जिससे, जिससे वह
उपभोक्ता यानी कि कस्टमर, कामा फर्म, कामा उत्पाद, सर उपभोक्ता के बाद क्या बोला आपने? फर्म यानी कि कंपनी, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स, और प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीटर आदि के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर या कलेक्शन कर उनका विश्लेषण करते हैं। उनका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि बाजार के विश्लेषण में ही विज्ञापन संभावनाओं को खोजा जाता है। विज्ञापन संभावनाओं को खोजा जाता है। फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिएगा जैसे करके डैश कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। जैसे एक बार लिखिएगा, बाजार में उत्पाद की मांग का होना यानी कि प्रोडक्ट्स की मांग का होना, कामा प्रोडक्ट में छिपी हुई गुणवत्ताएं, प्रोडक्ट्स में छिपी हुई गुणवत्ताएं, कामा प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए भावनात्मक अभिप्रेरणा आदि, क्योंकि मूल रूप से जहां प्रोडक्ट्स को खरीदा व बेचा जाता है, वह स्थान बाजार यानी कि मार्केट कहलाता है। फुल स्टॉप।
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिटरमिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। सर डिटरमिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसकी हिंदी होगी विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण। विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण। लक्ष्यों का निर्धारण। ओके सर। लक्ष्य यानी कि जो हमारे टारगेट होते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका निर्धारण करना। उनको निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो लिख लीजिएगा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स। विपणन उद्देश्यों के लिए विपणन उद्देश्यों स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। उद्देश्य से सर स्टार्टिंग आपने हेडिंग डलवाई थी ना, उसके बाद क्या लिखना है एक बार बताइए। ओके। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स विपणन उद्देश्यों के लिए, विपणन उद्देश्यों के लिए यानी कि विपणन यानी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक मार्गदर्शक विवरण होता है, कामा। उद्देश्यों के लिए एक मार्गदर्शक विवरण होता है, कामा, जो कि विज्ञापन उद्देश्यों के विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण में सहायता पहुंचाता है। उद्देश्यों के निर्धारण में सहायता पहुंचाता है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। रसेल या RUSSEL रसेल EH, तो रसेल के बाद रसेल EH डॉट कोले COLLEY, पूरा नाम हो गया रसेल EH कोले, ने विज्ञापन लक्ष्यों के लिए डेगमर DA कैपिटल में लिखिएगा इसको पूरा, DAGMAR, डेगमर। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। डिफाइन, हल्का सा डैश कर दीजिएगा, हल्का सा डैश लगा दीजिएगा, छोटा सा। डिफाइन डैश एडवर्टाइजिंग
advertising goals for advertising goals for measured advertising results। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, डिफाइन डैश एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स। कॉन्सेप्ट मतलब कि धारणा, कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में धारणा की अगुवाई की जिसका अर्थ है जिसका अर्थ है डैश विज्ञापन परिणामों को मापने के लिए विज्ञापन लक्ष्य को निर्धारित करना। फुल स्टॉप। मापने के लिए विज्ञापन लक्ष्य को निर्धारित करना। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। लिख गया सभी का? यस सर। ओके। एक विज्ञापन योजना में निम्नलिखित भिन्न भिन्न उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स या हमारा जो पर्पस होता है हो सकते हैं। भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं डैश नंबर फर्स्ट योजना का प्रारंभ या योजना की शुरुआत व्यवसाय के उद्देश्यों से होता है। योजना का प्रारंभ जो है व्यवसाय के उद्देश्यों से होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाना। ये भी एक हमारा उद्देश्य होता है, एक हमारा पर्पस होता है कि हम बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाएं। यानी कि जो अभी मैं समझा दूंगा, पहले लिख लीजिएगा। बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाना। फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, विज्ञापन उत्पादों में
ब्रांड की प्राथमिकता बनाना, ब्रांड की प्राथमिकता बनाना, फुल स्टॉप। फोर्थ लिखिएगा, उत्पाद की गुणवत्ता की, उत्पाद की गुणवत्ता की ख्याति, उत्पाद की गुणवत्ता की यानी कि जो प्रोडक्ट्स होगी क्वालिटी की ख्याति स्थापित करना, ख्याति स्थापित करना। और फिफ्थ नंबर में लिखिएगा, विपणन उत्पाद का विक्रय, यानी मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की जो सेलिंग यानी कि जो विक्रय है उसको, उसका उद्देश्य, विपणन उत्पाद का विक्रय, फुल स्टॉप। तो ये है हमारे कुछ। लास्ट में विक्रय है। हाँ, क्या कह रहे? सर विवरण उत्पाद का विवरण, विक्रय, ओके सर। फुल स्टॉप। तो ये हमारे हो गए डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि इन्हें हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा कैंपेन या कैंपेन को सफल होने में टाइम लग सकता है या सफल नहीं हो सकता। तो पहला उद्देश्य हमारा क्या था? योजना का प्रारंभ व्यवसाय के उद्देश्यों से करना चाहिए। योजना का जो प्रारंभ है व्यवसाय के उद्देश्यों से होता है। व्यवसाय यानी कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस पर्पस से होता है। तो बात सही है, हमारी कोई कंपनी है और उस कंपनी में हम किसी एम्प्लॉयज को रखते हैं तो उसे मुझे पैसा देना पड़ेगा, खुद भी मुझे पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए तो प्रोडक्ट को बनाया जाता है, नहीं तो क्यों बनाएंगे? ठीक है, उसको हम इस्तेमाल भी करते हैं कस्टमर के रूप में। तो पहला हमारा उद्देश्य होता है बिजनेस पर्पस, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं उसको तो बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, यानी कि कमाई के जरिए से कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बाजार में अपने हिस्से को बढ़ाना, जो मार्केट्स है उसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना, यानी कि हम कोशिश करें कि अपने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक सेल करें और अपने कस्टमर को बांधें, जिससे कि हम अधिक से अधिक बेनिफिट्स उठा सकें उस प्रोडक्ट से। और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे तो हम यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स को भी ले लेते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सभी प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स, इससे हमारी हिस्सेदारी वहाँ पर बढ़े, कमीशन बढ़ेगा। तीसरा है विज्ञापन उत्पादों में ब्रांड की प्राथमिकता बनाना। देखिए, कुछ लोकल ब्रांड्स के होते हैं, कुछ नेशनल ब्रांड के होते हैं, कुछ स्टेट लेवल ब्रांड्स के होते हैं और कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं। तो मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ब्रांड से चल रहा है और वहाँ पे हम रीजनल या स्टेट लेवल पर कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं, और यदि हम चाहें कि हम इंटरनेशनल में पहुँच जाएं तो इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि उत्पादों में ब्रांड की प्राथमिकता बनाना है, यानी कि अपनी जो कंपनी होगी उसका एक आइडेंटिफिकेशन यानी कि लोगो होगा। तो हम यही कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोकल, रीजनल, स्टेट, नेशनल, अदरवाइज यदि हम इंटरनेशनल किसी भी फॉर्मेट्स पे जाना चाहते तो हम, मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो यही रहेगी कि हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है उसके ब्रांड को स्थापित, यानी कि अपने कंपनी के जो लोगो है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको स्थापित करें। यदि हम उसे स्थापित नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट्स आपका यहाँ पर कमजोर पड़ सकता है, फेल हो सकता है, सेलिंग कम हो सकती है। ये सारे रीजन्स यहाँ पर, तो ये हमारे फैक्टर्स ही हैं, ये सारे हमारे फैक्टर्स ही हैं। ठीक है। नंबर 4, उत्पाद की गुणवत्ता की ख्याति स्थापित करना। प्रोडक्ट्स क्वालिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। मान लीजिए जो प्रोडक्ट्स पहले से मार्केट्स में है वो किसी भी लेवल पर हो, आप ऐसे समझ लीजिए उसको, तो
अब मान लीजिए आपने एक हींग लिया, हींग किसकी किसकी आती है, एवरेस्ट वालों की भी आती है, सिक्का वालों की भी आती है, बदानी वालों की भी आती है, और भी बहुत सी कंपनियां हैं आपकी, लगभग आज सभी की दुकान पता नहीं किसकी किसकी आ रही है। तो आप सभी को आप अलग अलग ले लीजिए, उनकी क्वालिटी को आप जब आप खाना बनाएंगे तो नहीं सैंपल के तौर पर आपको दिया जाता है कि इसको आप देखिए देखिए कितनी अच्छी बेटर क्वालिटी, तो ऐसे आपको लगेगा कि हाँ इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी, इसकी ये क्वालिटी, तो तब तो पता चलता है ना कि इनमें से कौन सा बेटर क्वालिटी का हींग है हमारा। या हल्दी मान लीजिए बहुत से प्रोडक्ट्स की आती है, तो अब उनमें हमें नया क्या करना है, या फिर क्वालिटी वही रखें जो बेस्ट क्वालिटी हमें वहाँ से मिली किसी एक प्रोडक्ट की, या उन सभी प्रोडक्ट्स में से को छोड़कर हम अपने प्रोडक्ट को उन प्रोडक्ट की अपेक्षा अधिक अच्छा बनाएं, यानी कि अपनी क्वालिटी को वहाँ पर बेस्ट देने की कोशिश करें, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। जो रेशियो हमने उस प्रोडक्ट को बनाने में डिसाइड किया है, उसका एक फार्मूला होता है ना पूरा, कि ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, फिर टोटल आके इतना ये परसेंटेज हो जाता है। आप देखते हैं खाने वाली जितने भी चीजें हैं सब में एक स्टेटमेंट चलता है, वहाँ पे रेशियो चलता है कि इसमें इतना मिला हुआ है, ग्लूकोज इतना मिला हुआ है, ये इतना मिला हुआ है। ऐसे दवाइयों में भी होता है कि एक दवाई जो बनती है उसमें कई सारी चीजें मिली होती है, तो उसका रेशियो लिखा होता है कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ठीक है। तो उस परसेंटेज के हिसाब से क्वालिटी हमें वहाँ पर मेंटेन करनी है, कि जिससे हम अपने प्रोडक्ट की ख्याति को बढ़ा सकें, ज़्यादा सेलिंग कर सकें। और लास्ट है विपणन उत्पाद का विक्रय। तो चार, यदि आप उपरोक्त जितने भी चार ऊपर अभी हमने डिस्कस किए हैं, और उनमें से यदि हमने सभी को फॉलो कर लिया, तो 5 जो 5th पॉइंट है विपणन उत्पाद का विक्रय, यानी कि मार्केट में जो प्रोडक्ट हमने दिया है तो वो बड़ी ही आसानी के साथ में आपका वहाँ पर सेल होगा, और आपकी मांग बढ़ेगी, आपके पास फोन आएंगे कि आप हमारे दुकान पर इतने इतने प्रोडक्ट्स आके आप दे दीजिए, 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, तो कितनी बड़ी मार्केट से कितना आपका प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होगा, ठीक है। तो दूसरा काम हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब तीसरा आप लिखिएगा एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट। सर एडवर्टाइजिंग के आगे क्या बोला आपने? बजट, एडवर्टाइजिंग का बजट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि जो भी हम कैंपेन बना रहे हैं उसका बजट क्या होगा। एक बजट मुझे यहाँ पर निर्धारित करना पड़ता है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में इतना बजट व्यय कर सकते हैं, यानी कि हम जैसे मान लीजिए घर बनाते हैं, तो वो भी एक कैंपेन में उसको ले जाइए, या हम अपने लिए सोफा बेड टीवी या ये खरीदते हैं कि मान लीजिए हमें टीवी भी लेना है, हमें साउंड भी लेना है, हमें लैपटॉप भी लेना है, तो ये भी एक योजना ही है। तो हम सोचते हैं कि हमारा बजट मान लीजिए 1 लाख का, तो हम सोचते हैं कि चलिए इस फैसिलिटी में लैपटॉप 50,000 का मैं ले लेता हूँ। अच्छा, एलसीडी टीवी में क्या क्या होना चाहिए, HDMI पोर्ट होना चाहिए, USB पोर्ट होना चाहिए, LED होना चाहिए, या एंड्रॉयड होना चाहिए टीवी। चलिए 30,000 की पड़ेगी, तो 50 30 80,000 हो गया। इसके बाद अच्छा मुझे जियो का वाईफाई लेना है, कितने का है, 2,500 का। चलिए ठीक है, ले लिया उसको कनेक्ट करने के लिए, नेट चलाने के लिए। तो ऐसे एक कैंपेन बनाइए, तो आप उसमें देखेंगे कि 1 लाख का बजट है और हमें 6 चीजें लेनी है, तो हम कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज कर कर चलिए, ये नहीं तो ठीक है थोड़ा सा कमी है इसमें, चलिए इसमें एक चीज नहीं है, चलो कोई बात नहीं, चलिए हम मैनेज कर लेते हैं, ले लिया हमने। तो इस तरीके से आपका 1 लाख के बजट में यदि आपको 6 चीजें लेनी है, तो हम अपनी क्वालिटी और अपने प्राइस के हिसाब से वो चीज मेंटेन करके चलते हैं, तो हम उसके हिसाब से वो सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो 1 लाख में हम वो सारी छः के छः जो हमारे इक्विपमेंट जो मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ रही थी अपने लिए, तो वो हमने यहाँ पर परचेज कर लिया। तो इसी तरीके से किसी भी कैंपेन में जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी कैंपेन हम बना रहे हैं जिस प्रोडक्ट के लिए,
तो उसके लिए यहाँ पे हम बजट को निर्धारित करते हैं कि हमारा बजट मान लीजिए 50 लाख है या 10 लाख है, तो हम इस कैंपेन में 10 लाख तक ही हम खर्चा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम खर्चा यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हम उतना ही खर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा यहाँ पर हम खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक को हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास जो भी आपकी होगी उसमें डिस्कस करेंगे और लिखाएंगे। अभी जो भी आपको यहाँ पर समझाया गया है, लिखाया गया है, इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कुछ भी आपको नेटवर्क इशू की वजह से यदि समझ में ना आया हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो टॉपिक था यहाँ पर एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोसेस में 2 प्रोसेस यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए हैं। बाकी के प्रोसेस आगे की क्लास में कंटिन्यू चलते रहेंगे। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं फिर से, और नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल क्लास एंड होने के बाद में मैं आपको भेज दूंगा। जब तक के लिए क्लास इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।